नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चक्रों की इतनी डिटेल्ड आकृति का निर्माण और सृजन हो पाता है, या कैसे हम उसे देख पाते हैं कि उसमें 8 पत्तियां हैं कि 10 पत्तियां हैं कि 4 पत्तियां हैं। क्या विधान है, कैसे समझ पाते हैं कि उसमें कौन सी उसकी शक्ति है, प्राणों का प्रवाह कैसा है उसके अंदर। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ऐसा क्या है, क्या किया जाए जिससे ये समझ में आए। क्योंकि हमने अमृत मंथन के विषय में चर्चा करी और उसमें ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अमृत मंथन होने से हमारे चक्रों का हमें बोध होता है, जहाँ ईड़ा और पिंगला मिलती हैं, और उन स्थानों पर जहाँ ईड़ा पिंगला मिल रही हैं और चक्र का हमें स्थान प्राप्त होता है, उस स्थान पर ये तो समझ में आया कि एक केंद्र बनता है, एक प्रकाश का पुंज बन जाता है। लेकिन उस प्रकाश के पुंज में इस आकृतियों को समझना, इन चित्रों को समझना, ये कैसे हुआ? तो ये एक सवाल है जो मुझे लगता है आपको भी संभवतः उद्वेलित करता होगा कि कैसे, क्या ये ढूंढा गया, क्या हुआ। तो आज इसके विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन चक्रों को देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। अब कुछ मूलभूत तथ्य हैं जिनको हमें समझना होगा कि अमृत मंथन जब हमने प्रारंभ किया, उस क्रिया को समझने का प्रयास किया, तो हमने जाना सबसे पहले कि स्पाइरल होती हुई ऊर्जा ही वो कुंडलाकार ऊर्जा है जो नाभि पर सतत ऊपर और नीचे का प्रेशर के चेंज से, यानी ऊपर मतलब डायफ्राम के ऊपर का जो सुर है और जो नीचे का है, उस अंगों के बीच में डायफ्राम के माध्यम से चेंज होते हुए प्रेशर से नाभि पर जो कुंडलाकार गति होती है, उससे जो ऊर्जा स्पंदन प्रकट हो रहे हैं, वही स्पाइरल एनर्जी है। और उसके बाद में हमने जाना कि यही ऊर्जा 2 नाड़ियों के माध्यम से हमारी स्पाइन में प्रवाह करती है, ईड़ा पिंगला में। और वो ईड़ा पिंगला जहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करती हैं, जहाँ उनका योग होता है, उन सभी स्थानों को चक्र कहते हैं। तो ये जो चक्र हैं, ये प्रकाश के केंद्र हुए। ऐसे ही ये गति करते हुए ईड़ा पिंगला 5 चक्रों को, 5 तत्वों से संबंधित जो 5 चक्र हैं, उन्हें क्रॉस करके छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तो ये ईड़ा और पिंगला के मिलन से, योग से बने हुए 5 चक्र, जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध हैं, इनको पार करते हुए वो छठे चक्र आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, जो इन 5 महाभूतों से परे है। ये विशेष स्थान है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मर्ज हो जाती हैं, और तीनों का मिलने का स्थान होने के कारण से इसे संगम भी कहा जाता है। और यही कारण है कि इसके बाद का मार्ग एक ऐसा मार्ग हो जाता है जिसमें स्पष्ट नहीं होता कि किस प्रकार से गति की जाए। इसीलिए गुरु की यहाँ नितांत आवश्यकता होती है इस क्षेत्र के बाद। इस क्षेत्र की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ ईड़ा और पिंगला, जो कि द्वैत का प्रतीक है, स्त्री और पुरुष का प्रतीक है, सुर और असुर का प्रतीक है, वो भी यहाँ पर एक साम्य अवस्था को प्राप्त होकर पूर्ण होती है यात्रा। तो इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने आज्ञा चक्र के स्थान पर अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया है। एक ऐसा स्वरूप जिसमें आधी नारी और आधा पुरुष है, और वो पूर्ण है क्योंकि वो अपने आप में समस्त सत्ता को, द्वैत सत्ता को एकत्रित करके उसके आधार में है, उससे परे भी है और उसको अपने में धारण किए हुए भी है। अब इससे आगे की जो यात्रा है वो बड़ी विशेष है, क्योंकि इसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि इससे हम आगे बढ़ जाएं, और दूसरी ये कि इससे हम वापस लुक बैक करें, वापस पुनः देखें पीछे की ओर। अब पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और आगे की ओर हम अगर गति करें तो उसमें क्या होगा। इन्हीं दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। आज के लिए हम प्रयास करते हैं इसको समझने का कि जब वो लुक बैक करते हैं, आज्ञा चक्र से वापस देखते हैं, तो क्या होता है। तो हमने बात करी त्रिवेणी की, हमने बात करी त्रिपुटी की। त्रिपुटी की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये 3 होते हैं, तभी जाकर के हमारी यात्रा पूर्ण होती है, तभी जो है हमारा देखना संभव हो पाता है। तो होता क्या है, जब हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हमारा ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक सूक्ष्म हो जाता है।
इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हम इस ऊर्जा के बहुत हल्के स्पंदनों को भी महसूस कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। हम समय के बहुत सूक्ष्म क्षणों में उतर पाते हैं। और इसी कारण से अगर हम लुक बैक करते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, तो जो ऊर्जा का प्रकाश का केंद्र जगह जगह एक माला की तरह पिरोया हुआ हमें दिखता है, जो सुषुम्ना में चक्रों की स्थिति थी प्रकाश पुंजों के रूप में, वही प्रकाश पुंज अब हमें ऊर्जा के रूप में एक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सूर्य से आती हुई लाइनें यानी प्रकाश जब स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू पास किया जाता है तो उससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम मतलब एक लाइनें सी खिंच जाती हैं तरह तरह की। उन लाइनों में अलग अलग रंग भी हो सकते हैं, अलग अलग चौड़ाइयाँ, मोटाइयाँ, पतलाइयाँ, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं तो वो बताते हैं कि किस किस प्रकार के तत्व और क्या क्या वहाँ पर उपलब्ध है जहाँ से वो प्रकाश आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए भी ये सरल हो जाता है कि जब आज विज्ञान भी इसको खोज चुका है, और जैसे सूर्य से आते प्रकाश में D2, D3 लाइंस का या फ्राउनहोफर लाइंस बोली जाती हैं, उनका प्रेजेंस स्पेक्ट्रम में बताता है कि कौन कौन से तत्व वहाँ पर उपलब्ध हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम लुक बैक करते हैं तो इतनी सूक्ष्म स्पंदन में हमारे होने के कारण से, हमारे अस्तित्व के होने के कारण से आज्ञा चक्र में हम बहुत बारीकी से देख पाते हैं उस लाइट को, उस प्रकाश पुंज को जो चक्रों के स्थान पर बना हुआ है इडा पिंगला के मिलने से। उस प्रकाश को हम एक स्पेक्ट्रम के रूप में देख पाते हैं, उसमें रंग बिरंगी किरणें देख पाते हैं, उसमें देख पाते हैं कि कौन सी किरण बड़ी है, कौन सी पतली है। और इसी को ही जब एक कल्पना से स्पष्ट किया गया, उसे वैज्ञानिक रूप दे करके तंत्र में स्पष्ट किया गया, तभी पता चला कि विशुद्ध चक्र में 16 किरणें हैं या 16 पत्तियां हैं। इसी प्रकार अनाहत में 12 किरणें हैं, 12 पत्तियां हैं, मणिपुर में 10 हैं, स्वादिष्ठान में 6 हैं, मूलाधार में 4 हैं और आज्ञा में 2 हैं। तो अब ये सब कुछ संभव तभी हुआ जब हम फ्रीक्वेंसी के उस स्तर पे पहुंच सके जहां हम समय की बारीक से बारीक स्थिति को समझ पा रहे थे, जब हम ऊर्जा के उस स्तर पे थे कि उससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज को हम देख पा रहे थे। बिल्कुल ऐसा समझिए कि नीचे से आप जब देखते हैं तो ऊपर का इतना चित्र स्पष्ट नहीं होता, जबकि आप छत पे खड़े होकर के नीचे देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे कि कहाँ क्या है, किस प्रकार से पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर आप त्रिवेणी में पहुंचने के बाद, यानी कि आज्ञा चक्र पे पहुंचने के बाद, जो प्रयोग हमने लास्ट टाइम किया था उस प्रयोग को करने के बाद जब आप पुनः वापस नीचे की ओर देखना प्रारंभ करते हैं तो आपको इन चक्रों की बारीकियां स्पष्ट होनी शुरू होती हैं। अब आप वैसे भी देखिए कि पृथ्वी तत्व सॉलिड है, तो अगर ऐसे में वहां देखें तो बहुत स्पष्ट रूप से आपको पत्तियां दिखाई देंगी। पत्तियों का अर्थ प्रकाश की किरणें, आकृतियां। इसी प्रकार से जब हम स्वादिष्ठान को देखें तो वो जल है, लिक्विड है, और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे गैस और प्लाज्मा ये स्टेट्स बनती चली जाती हैं, ईथर बनता चला जाता है। तो ऐसे में अब इसको क्या करा जाता है, इसके लिए एक तांत्रिकों ने मार्ग भी खोजा और उन्होंने पाया कि जब त्रिवेणी पर या आज्ञा चक्र पर हम स्थिर होते हैं तो आज्ञा चक्र से जब हम सुषुम्ना में गति करना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो सबसे पहले हम मूलाधार पे आते हैं, आज्ञा से सीधे मूलाधार पे आते हैं और उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तक पहुंचते हैं। फिर विशुद्ध से वापस अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार और फिर मूलाधार से वापस आज्ञा पर। तो इस प्रकार से ये एक चक्र, एक क्रम बनता है और यही क्रम है जिसे मुंडमाला या अन्य मालाओं के रूप में नाम दे करके बताया गया है तंत्र में। तो आप इसको देखिए कि किस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने सरल रूप में अपने अंदर हम इसको समझ सकते हैं, पा सकते हैं और पाया और हमें बताया। आज विज्ञान भी उसी चीज़ को, सत्य को साबित कर रहा है। तो इस प्रकार हमने जाना और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से या ऊर्जाओं को समझने के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कहाँ किस प्रकार की किरणें हैं, उनमें बैलेंसिंग कैसी है, चक्र की गति कैसी है। ये सब कुछ संभव हो पाता है जब हम आज्ञा तक किसी की गति हो। अब हमने दूसरी भी गति के बारे में बात किया कि आज्ञा चक्र से
आगे की ओर, ऊपर की ओर गति भी होती है। तो आगे वाली चर्चा में, अगली चर्चा में हम लोग उस विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आज्ञा क्षेत्र में जो दूसरी ऊपर की ओर गति है उसमें क्या होता है और वो किस प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन के अंतरंग भागों से और दिव्यतम अवस्था से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार आगे की चर्चा करेंगे।